नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मापवाणी। आज हमारे टेबल पर हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोविड-19। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट a very important topic, that is रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी जो वॉर चल रहा है, तो इसके लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। And there is one more important topic, but I would like to start today's discussion with a very strategically important topic. National security के point of view से important topic है, how does the recent political instability in बांग्लादेश में political instability चल रही है, तो इसकी इम्पैक्ट भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर कैसे हो रही है, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चिकन्स नेक कॉरिडोर, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। एंड आई एम श्योर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट एन एलियन टॉपिक फॉर यू। आपने कई बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में सुना भी होगा। एक बहुत ही पतला सा गलियारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर नेपाल है, भूटान यहाँ से दूर नहीं है, और ये डेंजरस कंट्री चाइना भी यहाँ से दूर नहीं है, इफ़ यू सी इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इट्स ए वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर आवर कंट्री। एक पतला सा गलियारा है, और इसी गलियारे से आप सिक्किम और बाकी के जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं। अब बांग्लादेश की सिचुएशन आप जानते हैं। पिछले 9-10 महीनों से शेख हसीना जी जो है वो भारत में है, क्योंकि उनको अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। वहाँ पर जो रेडिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावर में आ चुके हैं। अभी जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस हैं, उनकी सिचुएशन जो मैं देखता हूँ तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में वो स्मीगल होता है जिसको वो अंगूठी मिलती है, वो पूरा दिन माई प्रेशियस कहता रहता है। आपने शायद देखी होगी वो फिल्म, बहुत ही फेमस है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो उसमें वो अंगूठी के पीछे पागल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल अंगूठी थी। वैसे ही जैसे ही ये यूनुस जो हैं उनको बांग्लादेश की चेयर मिली, कुर्सी मिली, पावर, सत्ता मिली, तो वो अब सत्ता को छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है। इनफैक्ट वहाँ की जो जमात इस्लामी नाम की पार्टी है, जो शेख हसीना जी की ओपोजिशन की पार्टी रही है, ये भी एक रेडिकल टाइप ही पार्टी है, जमात इस्लामी। ये भी अब यूनुस को कह रही है कि भैया आप इलेक्शंस करवाइए, आपको इसलिए थोड़ी बैठाया था यहाँ पर, आप यू हैव टू डू इलेक्शंस, यू हैव टू कंडक्ट इलेक्शंस। वहाँ की आर्मी भी यही कह रही है कि आपको इलेक्शंस करवाना है, बट वो कह रहा है कि इलेक्शंस तो नेक्स्ट ईयर होंगे, अभी मुझे और मजे लूटने हैं। ये सिचुएशन जो बांग्लादेश की हुई है ना, इसमें पता है किन किन देशों का हाथ है। ऑफ कोर्स ये नाम तो आपको पता होगा, चाइना है, पाकिस्तान है, राइट, ये 2 देश हैं। इसी के साथ साथ यूएसए भी इसमें इन्वॉल्व रहा है। खास करके जो बाइडन सरकार थी वो चाहती थी कि शेख हसीना जी जो हैं वो चले जाएं और उनकी जगह पर ये जमात इस्लामी की पार्टी यहां पर आए। यस, आप रिसर्च कीजिएगा, यू विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग, कि बाइडन सरकार ने यहां पर रोल प्ले किया है। बांग्लादेश में ये जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं यूएसए का भी हाथ रहा है। अब ये जो यूनुस हैं उनकी हिम्मत आप देखिए। ये लोग ये कह रहे हैं कि 1971 का जो युद्ध हुआ था, जिसमें ये ईस्ट पाकिस्तान जो है वो फिर बांग्लादेश बना, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हम सब जानते हैं। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि ये भारत का कुछ रोल वोल नहीं था। अब देखिए, वो ये बातें कर रहे हैं कि भारत ने कोई रोल प्ले नहीं किया, वो तो हमने सब सारी चीज़ें जो हैं वो हमने की हैं, और इनका बस चले तो ये फिर से बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के तौर पर डिक्लेयर कर दे। ये सब इनके ही पपेट्स हैं, पाकिस्तान के ही पपेट्स हैं, आईएसआई के ही ये सारे एजेंट्स हैं, ये जमात इस्लामी और ये यूनुस एक्सेट्रा। चाइना में वो जाकर यूनुस ये कहते हैं कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इसका कंट्रोल चाइना के पास होना चाहिए। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कंट्रोल चाइना के पास होना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट ये व्यक्ति दे रहा है। अपने आप को बांग्लादेश का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहता है। वहां के लोगों के भविष्य को बर्बाद करने का अगर कोई काम कर रहे हैं तो दैट इज दिस यूनुस और जमात इस्लामी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम
बांग्लादेश का आई वुड से कि अगर भाग्य जैसी कोई चीज़ है तो बांग्लादेश के नसीब बहुत ही ख़राब चल रहे हैं कि शेख हसीना जी जैसे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको इस हालत में वहाँ के लोगों ने कर दिया। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के सारे लोग जो हैं वो शेख हसीना जी का अपोज कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये जमात इस्लामी जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। और खालिदा जिया आई थिंक उनके लीडर हैं। इज प्रॉपर आप उनके स्टेटमेंट्स देखिएगा, यू विल रियलाइज के प्योर पाकिस्तान के द्वारा ट्रेंड अगर कोई नज़र आता है तो दैट इज़ दिस पार्टी एंड यूनूस एंड एवरीवन। इनफैक्ट बांग्लादेश की आर्मी भी ये बात जानती है कि इस दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जो हमेशा बांग्लादेश का हित चाहता है तो दैट इज़ इंडिया। ये वहाँ की आर्मी जानती है। अब चाइना और पाकिस्तान मिलकर क्या करना चाहते हैं, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब एक नया फ्रंट जो है वो क्रिएट हो जाए। अभी लेटेस्ट खबर ये भी आ रही है कि एक लाल मोनीर हत नाम का एयरबेस है, जहां तक मुझे पता है ये एक्टिव नहीं था, अब इसको चाइना एक्टिव करना चाहता है। बांग्लादेश में चाइना अपना एक एयर बेस तैयार कर रहा है। और ये वाली इमेज में यहां पर आ जाइए, राइट, ये दिस इज अ बिग पिक्चर। यहां पर जूम करके देखें तो देखिए ये चिकन स्नैक जो है वो यहां पर है और यहां से कितना डिस्टेंस है ये लाल मोनीर हद का, सिर्फ 135 किलोमीटर। यू नो कि फाइटर जेट्स के लिए 135 किलोमीटर इज नथिंग, इट्स लाइक 10 मीटर वॉक, इतना है फाइटर जेट्स के लिए। तो यहां पर ये लाल मोनीर हत एयरबेस क्रिएट करके 24/7 365 डेज भारत पर एक प्रेशर क्रिएट रहे, ये एक्टिविटी ये लाल मोनीर हत एयरबेस के माध्यम से चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर्स हैं ये सबसे लंबी बॉर्डर है। भारत अगर किसी देश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है तो दैट इज विथ बांग्लादेश। 4000 किलोमीटर प्लस लैंड बाउंड्री है और ये काफी पोरस लैंड बाउंड्री है। तो जानबूझकर इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको पुश किया जाता है। ये उनकी एक बहुत लंबी चाल है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और ये इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ साथ स्लीपर सेल्स भी हमारे देश में आ रहे हैं। ये लोग हमसे 1971 का जो युद्ध है ना, इसका बदला लेना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की एक्टिविटीज कर रहे हैं। और इनका लॉन्ग टर्म प्लान ये भी है कि हमारे त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये सारे राज्यों में ये स्लीपर सेल्स और इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे तो यहां की पूरी जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है उनको चेंज करना चाहते हैं। फिर वो फ्यूचर में ये सोच रहे हैं कि रेफरेंडम होंगे और फिर कहेंगे कि हम बांग्लादेश या फिर चाइना के साथ ज्वाइंट होना चाहते हैं। ये इनकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। तो रेडिकल एलिमेंट्स को यहां पर इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी पार्टीज, वेस्ट बंगाल के बारे में बहुत चीजें मैंने सुनी है, खास करके जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो कई बार इन सारी चीजों को वोट्स हासिल करने के चक्कर में इस प्रकार की एक्टिविटीज को नजरअंदाज कर रही है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल फॉर आवर कंट्री अगर इन चीजों को हमने लाइटली लिया तो। सो वी नीड टू टेक ऑफ कोर्स प्रोएक्टिव मेजर्स as far as militancy is concerned, as far as radicalization is concerned। तो पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इस प्रकार की एक्टिविटीज को हैंडल करने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस हमारे देश भारत के पास है। इसी के साथ साथ हमारे देश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सल का इश्यू था, वो भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर ही है, आप जानते हैं। तो वी हैव गुड एक्सपीरियंस, वी नीड टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली। और इसके लिए राज्य सरकारों का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन बहुत ही मैटर करेगा। इसमें नेशनल यूनिटी भी बहुत ही मैटर करेगी। ये किसी धर्म के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है, ये हमारे देश की रक्षा की बात है। वी हैव टू स्टे यूनाइटेड, वरना ये लोग जो है ना, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, ये हमेशा हमें इसी बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेख हसीना जी, ऑफ कोर्स उनकी पार्टी की बात नहीं हो रही, लेकिन ये यूनुस और खालिदा जिया जैसी जो एजेंसीज हैं वहाँ पर ये हमेशा चाहेंगे, और पाकिस्तान और चाइना तो यही चाहते हैं कि हर तरफ से अलग अलग जगहों पर
इंडिया जो है वो हमेशा प्रेशर में रहे, इंडिया इतना बिजी रहे अपने इश्यूज में, इंटरनल इश्यूज में, कि वो हम पर फोकस ही ना कर पाए। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी को और ज़्यादा हमें मजबूत करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी जो है उसको हमें इंटैक्ट रखना पड़ेगा। इसमें कालादान जैसे जो प्रोजेक्ट हैं, वैसे कालादान पर हमने इससे पहले काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट आई विल गिव यू ए ब्रीफ कि वेस्ट बंगाल से बे ऑफ बंगाल होते हुए यू विल रीच म्यांमार, और म्यांमार से फिर रेल एंड रोड के माध्यम से यू कनेक्ट विथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये एक अल्टरनेटिव है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ साथ कालादान में अभी थोड़े लास्ट जो रोड का काम है वो अभी पेंडिंग है, तो ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। वहां पर अभी म्यांमार में भी काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो वी हैव टू प्ले, इट्स नॉट दैट इजी एज यू कैन अंडरस्टैंड। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट बॉटम लाइन इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मेकिंग श्योर कि ये हमारी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, नेशनल यूनिटी रहे, और ये सारे रेडिकल्स जो हैं वो हमारे देश में एंटर ना कर पाए। यही हमारे देश के हित में होगा। Now let's move on to topic number 2. This one is about Ladakh. How do the recent measures announced by the Center for Ladakh address the region's demands for protection of identity and culture? Discuss. Central government ने लद्दाख के लोगों की एक लंबे समय से डिमांड रही है, राइट। दे वर कंसर्न्ड अबाउट नंबर 1 आइडेंटिटी, उनकी खुद की आइडेंटिटी, उनका कल्चर, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है उसका लक्ष्य ये है कि अब जो लोकल जॉब्स हैं, लोकल गवर्नमेंट जॉब्स लद्दाख की ऑफ कोर्स, तो इसमें 85% रिजर्वेशन जो है वो लोकल लोगों का रहेगा। अब लोकल का मतलब यह है कि जो व्यक्ति 15 सालों से लद्दाख में रह रहा है तो उसको लोकल माना जाएगा, राइट। तो स्पेसिफिकली लाइक कोई अभी मूव हुआ है तो 2019 से जो व्यक्ति मूव हुआ है तो आप उस पर 15 साल ऐड कर दीजिए, तो उसके बाद दैट पर्सन विल हैव दैट डोमिसाइल स्टेटस। वरना पहले से जो रहते हैं तो उनमें रिजर्वेशन ये एप्लीकेशन में आएगा। तो बेसिकली लद्दाख के जो लोकल लोग हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स का, ताकि बाहर के लोग जो हैं वो यहाँ का जो यहाँ मीन्स लद्दाख में जाकर फिर जॉब्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ के लोकल लोगों के पास भी रहे। एंड दिस इज लॉन्ग टर्म के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये 85% रिजर्वेशन जो है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नाउ। रही बात ऑफिशियल लैंग्वेज की, अब इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। इंग्लिश है, हिंदी है, मैं लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, उर्दू है, ये 3 तो आपको याद हो जाएगी। ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा, एक है भोती, ये एक भाषा है, और पुर्गी। ये पांचों की 5 भाषा जो हैं इसको लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर की जा रही है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नई पॉलिसी है। लद्दाख के लोग जो हैं उनकी कुछ डिमांड्स हैं। नंबर 1 जो है दैट इज एक तो स्टेटहुड, यानी कि लद्दाख अभी जो यूनियन टेरिटरी है उसको एक राज्य में फुल स्टेटहुड दिया जाए, वहां पर इलेक्शंस हो, राइट, वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली हो। दैट इज वन थिंग, दैट इज वन डिमांड। सेकंड जो है दैट इज दे वांट द एप्लीकेशन ऑफ 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है, तो इट इज फॉर बेसिकली के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वैसे ये सारी चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत में पढ़नी चाहिए, बट आई एम गिविंग यू ए ब्रीफ कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है तो उनकी ज़मीन, उनके रिसोर्सेज, उनके राइट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है 6th शेड्यूल के तहत। फिर जो कल्चर हैं, सोशल आइडेंटिटी हैं, तो उसको प्रिजर्व रखने की कोशिश की जाती है अंडर दिस 6th शेड्यूल। और नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन जो हैं तो वो ये ट्राइबल पॉपुलेशन को मार्जिनलाइज्ड ना कर दें। तो ये सारी चीज़ों, बेसिकली वहाँ की कल्चर, आइडेंटिटी, राइट्स, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए 6th शेड्यूल जो है उसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो लद्दाख के लोगों का कहना यह है कि हमें 6th शेड्यूल में ऐड कर दीजिए ताकि हमारी ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट रहें। और फिर
लोकसभा को लेकर वो चाहते हैं कि लोकसभा में एक और सीट जो है वो लद्दाख को मिले, तो टोटल आई थिंक 2 सीट्स हो जाएगी लद्दाख की। तो ये इनकी कुछ बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं, राइट। ये लद्दाख के लोग जो हैं वहाँ पर जाते हैं, जैसे सोनम वांगचुक आप जानते होंगे, फिर एक लेह एपेक्स बॉडी है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो ये लोग जो हैं वो एक लंबे समय से प्रोटेस्ट करते आए हैं। आर्टिकल 370 के बाद आप जानते हैं कि ये लैंड, लाइवलीहुड, कल्चर, ये सारी चीज़ों को लेकर जो कंसर्न्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वहाँ का एक बहुत बड़ा इश्यू है। और अभी एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिस्टम, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुकी है, जिसके बारे में आप जानते हैं, तो नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। और पहलगाम का जो अटैक हुआ, पहलगाम बहुत दूर है लद्दाख से, लेकिन इसकी वजह से टूरिज्म पर भी एक इम्पैक्ट आया है। वहां के लद्दाख के टूरिज्म पर भी ये पहलगाम वाला अटैक हुआ ना, तो उसकी वजह से वहां पर भी एक इम्पैक्ट आया है। इसी के साथ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लद्दाख जो है ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक ट्राई जंक्शन पर पड़ता है। चाइना, पाकिस्तान, देन यू हैव दिस हमारा देश भारत, राइट। तो यू कैन सी हियर, दिस इज ऑफिशियल मैप ऑफ आवर कंट्री, राइट। यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र जो है वो लद्दाख में पड़ता है, बहुत बड़ा है लद्दाख। लेकिन आज की रियलिटी ऐसी है कि ये वाला पोर्शन जो है, गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। यहाँ पर ये अक्साई चीन वाला पोर्शन जो है ये चाइना के कंट्रोल में रहा है। तो अभी भारत के पास जो अभी करंट जो लद्दाख हैं वो इतना है हमारे पास। तो यहाँ पर अब चाइना है, पाकिस्तान है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हम लद्दाख मीन्स वैसे भी दूसरा भी अगर कोई राज्य होता, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि जब इस प्रकार के दुश्मनों से घिरा हुआ अगर कोई राज्य है, कोई हमारी ज़मीन है, कोई जगह है, कोई यूटी है, तो वी हैव टू बी very very far sighted. How does the comprehensive strategic partnership CSP between India and Australia contribute to regional stability in the Indo-Pacific region? Discuss. आपकी स्क्रीन पर है इंडियन ओशियन का मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज ऑस्ट्रेलिया जो इंडियन ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पर हमारा देश भारत है। ऑफ कोर्स ये दो ऐसे देश हैं जो सबसे लंबी बॉर्डर या फिर ये सबसे बड़े लिटोरल स्टेट है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशियन। पूरे इंडियन ओशियन के सबसे दो ऐसे देश जो सबसे लंबी बाउंड्री इंडियन ओशियन के साथ शेयर करते हैं, तो दिस इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो ये पूरा इंडो रीजन है, तो इसके भी स्टेक होल्डर्स हैं ये दोनों देश, राइट। अब दोनों देशों के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं उसके 5 साल हो चुके हैं, 5th एनिवर्सरी हुई। और इसी मौके पर ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत के एक दौरे पर भी आए हैं। एंड दिस इज द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी आज एक ब्रीफ जो है वो भी हम देख रहे हैं, बर्ड्स आई व्यू जो है वो हम ले रहे हैं। दोनों का जो एक लक्ष्य है, विजन जो है व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक रीजन, तो इंडो पैसिफिक रीजन पीसफुल रहे, स्टेबल रहे, प्रॉस्परस रहे, ये दोनों देश चाहते हैं। मल्टीलेटरलिज्म जो है उसके माध्यम से भी बहुत सारी चीजें दोनों देश करना चाहते हैं। दोनों देश के रिलेशंस की बात करें तो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है उसकी जो कैटेगरी है तो उसमें इंडिया हमेशा आता है। दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस की एक्सरसाइज है ये पिछले 5 सालों के अंदर 3 गुना ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और क्वाड जैसा एक ग्रुप है जिसमें आप जानते हैं जापान है, यूएस है, तो ऐसे देशों के साथ मिलकर भी एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्रिएट कर रहे हैं। रही बात व्यापार की, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA हुआ, और इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक टाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। पिछले 5 सालों के अंदर आप देखेंगे तो 2 वे ट्रेड जो है ये लगभग 50% जितना इंक्रीज हुआ है। और रही बात इंडिया के एक्सपोर्ट्स की, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसको अगर आप दूसरे देशों के साथ भारत का जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है उसकी एवरेज देखेंगे, देन यू विल फाइंड सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की स्पीड अगर इंक्रीज हुई है किसी देश के साथ तो हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है। और दोनों देशों का यही लक्ष्य है कि आने वाले भविष्य में ये ECTA जो है तो इसको अपग्रेड करके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक
कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो हम करना चाहते हैं, इसको एक और नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। एजुकेशन के बारे में आप जानते हैं हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स, राइट, ऑस्ट्रेलिया में 2024 का आंकड़ा कुछ है 1.4 लाख 1.40, आप समझ, 1,40,000 जितने भारत के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पर कैंपसेस भी खोले हैं, जैसे एक वहाँ की फेमस हैं डिकिन यूनी जो है वो अब भारत में भी हैं। और हमारे कुछ पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें तो 10 लाख जितने इंडियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जिनको हमारे मोदी साहब ह्यूमन ब्रिज कहते हैं, और वहाँ की सरकार भी कहती है कि नहीं, दिस इज़ अ ह्यूमन ब्रिज। ये दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें, और ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो जो सोलार रूफटॉप है ना, इसमें सबसे आगे अगर कोई देश है तो दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ गोइंग टू हेल्प अस, इट इज़ रेडी टू शेयर इट्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़। हमारे यहाँ पर कुछ 2000 जितने सोलार इंस्टॉलर्स को ट्रेन किया जाएगा, और दिस इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग फॉर आवर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। फ्यूचर कोलैबोरेशंस की बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स, यस, क्रिकेट, दोनों देश क्रिकेट, और इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो है, लेकिन क्रिकेट सबसे ऊपर है, नो डाउट, राइट। दोनों देश क्रिकेट के काफ़ी शौकीन देश रहे हैं। कल्चरल एक्सचेंजेस, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी तरीके से दोनों देशों के बीच में चल रही हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट हाउ डज द रीसेंट ड्रोन अटैक बाय यूक्रेन ऑन रशियन एयरफील्ड्स इम्पैक्ट द डायनामिक्स ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। डिस्कस ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, जिसको हमने डिस्कस किया था। तो अब ये ऑपरेशन जो हुआ है, तो यूक्रेन की एक कोशिश है कि अब नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो हम भी एक यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग व्हेन यू गो फॉर ए नेगोशिएशन। आप वीक रहेंगे और सामने वाला जो है वो स्ट्रांग है, तो फिर सारी चीज़ें वो अपने हित के हिसाब से करेगा। एटलीस्ट डिप्लोमेसी में तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। अभी एक तरफ वॉर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो चुका है, और दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच में डिस्कशन भी हुई इस्तांबुल में, तुर्की में। दोनों देशों के जो लीडर्स हैं, दोनों देशों के जो कुछ टॉप प्लेयर्स हैं, तो उनकी मुलाकात हुई, और इसमें प्रिजनर एक्सचेंज जो है इनको लेकर एक एग्रीमेंट भी हुआ है। यूक्रेन इज यूजिंग इनोवेटिव ड्रोन वॉरफेयर और नई नई चीज़ें, ताकि ऑफ कोर्स अपना एक वजन जो है वो डाल सके। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि भाई जो टेरिटरीज हैं फॉर एग्जांपल यूक्रेन की, तो ये टेरिटरी तो अब गई, रशिया मुझे नहीं लगता है वापस देगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो रशिया की कुछ टेरिटरी यूक्रेन के पास आ गई थी, तो अब वापस रशिया ने वो चीज़ें जो है वो अपने कंट्रोल में ले ली है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन इज स्ट्रगलिंग विथ मैन पावर, राइट, पैसों का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हैं। यूएसए कितना सपोर्ट करेगा पता नहीं, करेगा नहीं करेगा, यू टर्न मार लेगा, डोंट नो। रशिया जो हैं वो भी काफ़ी सारे लॉसेस रशिया के भी हुए हैं, रशिया के भी बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो मर चुके हैं। तो इट्स नॉट समथिंग कि रशिया जो है वो एक उसके लिए केक वॉक है, नो, इट इज़ ऑल्सो ए वेरी, कोई भी युद्ध होता है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। भले आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हैं, तो कोई एश्योरिटी से ऐसा नहीं कह सकता कि आप जीत ही जाएंगे। मीन्स इतिहास को देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर वीकर पार्टी जो है वो भी युद्ध जीत जाए। तो नो वन विल टेक दैट सॉर्ट ऑफ नो वन विल बी इन दैट सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, वो इल्यूजन में नहीं रहेंगे। लेकिन अच्छी बात जो है दोनों देशों के बीच में अभी जो एक ही ऐसी आशा की किरण है, एंड दैट इज़ कि इस्तांबुल में जो मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग में प्रिजनर एक्सचेंज की डील हुई, और अब एक और मीटिंग जो है इसी महीने जून महीने में होने वाली है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, बट लेट्स होप कि कोई एक ड्यूरेबल सॉल्यूशन ढूंढे और ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाए। इट इज़ वेरी गुड फॉर ह्यूमैनिटी एज वेल एज द वर्ल्ड। हाउ डज द एब्सेंस ऑफ ए मैंडेटरी Standard Operating Procedure SOP for sample collection in India impact public health response to viral outbreaks? Discuss. दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि भाई हमारे पास ये SOP क्यों नहीं है। एक नोटिस इश्यू की है कि कुछ ऐसे मिनिमम स्टैंडर्ड्स तो आप तय कीजिए। कोविड आया, सारी चीज़ें हुई, अब फिर से कोविड जो है उसकी खबरें हमें पढ़ने को मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमारे पास मीन्स पहले जो सिचुएशन थी ऐसी तो ख़राब सिचुएशन नहीं है। ये तो
अलग अलग रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिला है। लेकिन हमारे पास एसओपी तो होनी चाहिए ना। इट शुड बी ए लाइक कोविड के समय पर जो चीज़ें हुई, बिगेस्ट लर्निंग लेसन है, क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने क्यों तय नहीं की है। और कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक्सपर्ट्स इनको सीजनल फ्लू का ही नाम दे रहे हैं, लेकिन वे सारे लोग जिनको कोमोर्बिडिटीज़ है, हाई कोमोर्बिडिटी, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ हैं, ट्यूबरकुलोसिस हैं, राइट, दूसरे ऐसे कैंसर एक्सेट्रा, तो ऐसे लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो पब्लिक हेल्थ मशीनरी जो है उसको हमें इतना मजबूत करना पड़ेगा कि सर्वेलेंस अच्छा हो, टेस्टिंग सिस्टम अच्छी हो, जल्द से जल्द हम चीज़ों को, इस प्रकार की चीज़ों को डिटेक्ट कर सके। क्योंकि अभी दो बड़े बड़े चैलेंजेस से भारत जूझ रहा है। एक तो है नए नए वायरसेस जैसे H5N1, निपा, जिका, डेंगी, चिकनगुनिया, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स एज वेल। ट्यूबरक्लोसिस में भी सबसे ज़्यादा आंकड़ा हमारे देश में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से कोमोर्बिडिटीज़ क्रिएट होती हैं। दूसरी तरफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, लोग भी एंटीबायोटिक मीन से लोग ये वैक्सीन रेजिस्टेंसी दिखाते हैं। दूसरी तरफ ये जो बैक्टीरिया है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते रहते हैं या फिर होने लगे हैं। AMR जिसको कहते हैं, AMR। तो ये चैलेंजेस भी भारत फेस कर रहा है। सो जो भी वीक लिंक्स हैं, जो पेंडेमिक के दौरान हमें लगा कि ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ों को हटाकर वी नीड टू क्रिएट एन SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सैंपल कलेक्शन। और ये सिर्फ कोविड के समय पर नहीं, फ्यूचर के भी जो भी पेंडेमिक आएंगे या फिर फ्यूचर के भी इस प्रकार के इश्यूज को हैंडल करने में ये SOP जो है विल प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डियर फ्रेंड्स, जाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड डू ड्रॉप ए कमेंट एज वेल। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।